स्क्रीन को देख रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था, बड़ा अफसोस हुआ है मुझे कि ये लाइट की वजह से अभी तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में हमारी वो रिकॉर्डिंग जो है वो गूगल ड्राइव पे नहीं गई। तो बहरहाल जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज़ व्हेन, कब हमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए। मैं एक मिनट में, मुझे एक मिनट दे दी प्लीज़। जी, कब हमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमजा कोई आंसर देने वाला था। यस सर। सर मैं आंसर दे रहा था। ये डेटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन हम सर द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर करेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है किसी ऑपरेशन की। अगर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कम है, मींस कि नंबर ऑफ वंस किसी एक डेटा में हमारे पास कम है, तो तब हम एडजेसेंसी लिस्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें इजी होगा और जो स्टोरेज है वो भी कम यूज करेगा। और अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ज्यादा है, नंबर ऑफ वंस हमारे पास ज्यादा है, तो तब हम प्रेफर करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। जी, कोई और? सर जी, जब हम ट्रेड ऑफ करते हैं तो ट्रेड ऑफ में ये होता है कि जो पहले हम डेटा स्ट्रक्चर की वीकनेस और स्ट्रेंथ को मालूम करते हैं, तो इस बेस पे हम डेटा स्ट्रक्चर को ये सिलेक्ट करते स्पेसिफिक हैं। केस में मुझे बता दें, स्पेसिफिक केस में बता दें मुझे, इन 4 ऑपरेशंस के बेस पे, ये जो 4 ऑपरेशंस डिपेंड मैंने करता है सर, डिपेंड करता है डिस्कस किए, प्रॉब्लम इसके पे। बेस पे यहाँ पे बताएं। जो प्रॉब्लम सर, यहाँ पे जो प्रॉब्लम था इसमें एडजेसेंट सिमेट्रिक इज द बेस्ट एज कंपेयर टू एडजेसेंट लिस्ट सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, जिस जिस तरह हमने देखा सर, सिर्फ काउंटिंग का एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मतलब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बाकी सब में उसकी 1 है, मतलब सर ऑर्डर 1 है सर। अगर काउंटिंग ऑफ एजेस की फ्रीक्वेंसी जो है 80% जो क्वेश्चंस है वो काउंटिंग ऑफ एजेस की आ रही है, और 20% जो है वो बाकी ऑपरेशंस की है, एडजेसेंसी, चेक, इंसर्शन या इंसर्शन और डिलीशन की है। फिर आप क्या कहेंगे? फिर तो एडजेसेंसी लिस्ट की वो बेहतर है सर। देखिए, तो कोई और? सर अगर हमारे पास पेजेस ज़्यादा हों और ग्राफ डेंस हो तो हम मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कम हो तो फिर एडजेसेंसी लिस्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है। और ख़वातीन में से कोई बता दें वॉलंटियरली। मेरा क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज व्हेन, ख़वातीन में से कोई बता दें वॉलंटियरली। मेरे ख्याल में उन सब पे सख्ता तारी हो गया और वो आंसर नहीं देना चाहते। बहरहाल कुछ आंसर्स जो है वो बड़े अच्छे आए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को, और आप लोगों की कि कितने गौर से आप लोग लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं और आप लोग उसको आंसर कर रहे हैं। बड़ा इंटरेक्टिव सेशन हमेशा हमारा रहता है, और उससे जो है वो क्लास की इंटरेक्शन की वजह से, आप लोगों की इंटरेक्शन की वजह से और आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन की वजह से क्लास बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन था विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज व्हेन, तो इसका ये है कि अगर हमारे पास एडजेसेंसी चेक, एज इंसर्शन और एज डिलीशन, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, से 70% क्वेश्चंस जो है वो ये तीनों जो है 70%
केसेस में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस केस में फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स बेहतर होगा, क्योंकि इन तीनों के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम है और एडजेसेंसी लिस्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है। और नेक्स्ट जो है वो काउंटिंग ऑफ एजेस है। तो काउंटिंग ऑफ एजेस में अगर काउंटिंग ऑफ एजेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, से 80% या 70% जो है वो हमारे पास जो क्यूरीज आ रही है वो काउंटिंग ऑफ एजेस की आ रही है, तो फिर उस केस में एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो चूंकि फास्ट है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वी प्लस ई है एज कम्पेयर टू ऑर्डर वी स्क्वायर ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो उस केस में फिर हमें एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ करना चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि द सिलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशंस, कि जिस ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हमें हर ऑपरेशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी का पता होना चाहिए। तो ये मेरा जो है वो ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर था। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मेरे पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं क्लास में पूछता हूं। तो अगर आप लोग रटे लगाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन भी, मैं फिर से बता दूं, आपको एक स्लाइड में एक क्वेश्चन भी नहीं मिले, एक आंसर, एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। अगर आप रटे लगाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, आप एक क्वेश्चन भी आंसर नहीं कर सकेंगे। मेरे तमाम क्वेश्चंस पेपर में वही आते हैं जो मैं क्लास में पूछता हूं। तो आप लोग अटेंटिव रहा करें क्लास में। जी, तो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये तो दो डेटा स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस की टू रिप्रेजेंट द ग्राफ्स in the memory. One is adjacency matrix and the other is adjacency list. And अब हमारे पास ये है कि solution हमारा क्या है कि the graph can aid in solving your problem, और ग्राफ से हमने अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया। और अब हमारे पास ग्राफ के अंदर एक और अप्रोच है जिसको कहते हैं ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग क्या चीज़ है? ग्राफ कलरिंग इज द असाइनमेंट ऑफ कलर्स to the vertices such that no two adjacent vertices have the same color। समझ आ रही है आपको? ग्राफ कलरिंग में हम वर्टिसेस को कलर करते हैं, इस तरीके से कलर करते हैं कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं उनके कलर मुख्तलिफ हो, वो फर्क हो उनके कलर एडजेसेंट वर्टिसेस के। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ कलरिंग। जी, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ग्राफ कलरिंग क्या है? ग्राफ कलरिंग इज असाइनमेंट ऑफ कलर्स टू द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। और प्रॉब्लम इज ऑफ कलरिंग द ग्राफ ऑफ इनकम्पैटिबल टर्न्स यूजिंग एज फ्यू कलर्स एज पॉसिबल। ठीक है, इनकम्पैटिबल टर्न्स, क्योंकि हमारे पास जो एडजेसेंट वर्टिसेस है ये वो वर्टिसेस हैं जो इनकम्पैटिबल टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम हैज बीन स्टडीड फॉर डिकेड्स, काफी पुराना एक प्रॉब्लम है। द थ्योरी ऑफ एल्गोरिथम्स टेल्स अस अ लॉट अबाउट द ग्राफ कलरिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ग्राफ कलरिंग इज एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, एनपी कंप्लीट नॉन पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम। इसके ऊपर हमारा पूरा एक आगे जो है वो मेरे ख्याल में 3 से 6 घंटे का लेक्चर है कि पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो मैं सिर्फ इसका ये बता दूं कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको हम पॉलिनोमियल टाइम में डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स पे सॉल्व नहीं कर सकते। मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर पूरी 3 से 6 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो वो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। For such problems, all known solutions are basically try all possibilities. NP complete problems को हम किस तरह सॉल्व करते हैं? That we check each and every possible solution exhaustively. In case of coloring, try all assignment of colors. Approaches to
टू अटेम्प्टिंग एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स अप्रोचेस ये है कि इफ द प्रॉब्लम इज स्मॉल माइट अटेम्प्ट टू फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जॉस्टिवली। फिर अगर आपके पास प्रॉब्लम साइज कम है तो आप यू कैन चेक ईच एंड एवरी पॉसिबल सोल्यूशन। लेकिन अगर प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है देन लुक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड चेंज द प्रॉब्लम अ लिटिल एंड लुक फॉर अ गुड बट नॉट नेसेसरीली ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर आपका प्रॉब्लम साइज जो है वो लार्ज है तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एल्गोरिथम यूज नहीं कर सकते। उस केस में फिर हम ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक जो है वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय चांस दे सकता है लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको एक गुड सोल्यूशन जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आपको गुड सोल्यूशन दे सकता है। तो एन एल्गोरिथम दैट क्विकली प्रोड्यूसेस अ गुड बट नॉट नेसेसरीली ऑप्टिमल सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ह्यूरिस्टिक। ठीक है जी, कि जिन प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम में एल्गोरिथम्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हम ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं, क्योंकि फिर हम क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिले, एक गुड सोल्यूशन हमें मिले, एक रीजनेबल सोल्यूशन मिले, लेकिन वो पॉलिनोमियल टाइम में मिले, तो उस केस में फिर हम ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं। जी ग्रीडी जो है एक एग्जाम्पल है ह्यूरिस्टिक का। एक फेमस इसका जो है वो ये शक्ल है और ये कहता है कि आई वॉन्ट एज मैनी एज पॉसिबल। और बैंक रॉबर की एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है ग्रीडी एल्गोरिथम के हवाले से कि एक बैंक रॉबर है और वो बैंक के अंदर जाते हैं। तो जैसे ही वो रॉबरी करने बैंक के अंदर दाखिल होते हैं तो उसको जो है वो जो रॉबर है उसको कॉइन्स की बोरी मिल जाती है। वो कॉइन्स की बोरी जो है वो उठा लेता है। अब बाकी जो रॉबर्स हैं वो कॉइन्स की बोरी नहीं उठाते और वो कहते हैं कि शायद आगे जो है वो गोल्ड और यूरोज और डॉलर्स की जो है वो बोरियां पड़ी हो, लेकिन आगे जाके बाकी को कुछ नहीं मिलता। तो इस केस में इसका जो सोल्यूशन था वो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन था और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन इसको बाई चांस मिला है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसने कॉइन की बोरी उठा ली, अब ये अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, ह्यूरिस्टिक अपने डिसीजन को चेंज नहीं करता। अब आगे जाके हो सकता है यूरो गोल्ड और डॉलर्स की बोरियां पड़ी है लेकिन इसने कॉइन की बोरी उठाई है। अब इस केस में ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं था। तो ये दिस इज ह्यूरिस्टिक कि आपको बाय चांस ऑप्टिमल सोल्यूशन तो दे सकता है लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है। मैं एक और आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए एक और एग्जांपल दे दूं कि खुदा न खास्ता आपको कोई जो है वो एक दावत में आपको इनवाइट कर देते हैं और बूफे का जो है वो सिस्टम है और सब लोगों को बड़ी भूख लगी होती है। बड़ा इंतज़ार करवाने के बाद जब उनको कहते हैं कि आ जाएं भाई रोटी जो है वो खाना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे ही वो हॉल के अंदर झपटते हैं तो शुरू में जो है वो रायता सलाद और खीर की जो है वो बाउल्स पड़े हैं और कुछ लोग जो है उस पे झपटते हैं। तो आप में से जो पहले जो है वो खीर और रायता सलाद पे जो झपटे हैं उन्होंने उठाया है और पेट भर के खाया है। तो अब बाकी आगे जाके जो है वो सारे बर्तन उल्टे पड़े हुए मिलते हैं और किसी को बाकी को कुछ नहीं मिलता। तो इस केस में जिन्होंने रायता सलाद और खीर जो है वो दब के खाया तो उनके लिए ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन था। लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे जाके जो है वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और गर्मा गर्म लाइव बारबेक्यू और इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन आप में से कुछ ने इतना खाया है, ये मजीद कोई कैपेसिटी चूड़ी नहीं है, तो उस केस में फिर जो है ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो नहीं था। तो यही एग्जांपल है ग्रीडी की कि आपको बाय चांस ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इट मेक्स अ लोकल ऑप्टिमल चॉइस। लोकल ऑप्टिमल चॉइस क्या है कि उसको करंटली जो भी बेहतर लगता है उस सोल्यूशन को पिक करता है
और आगे ये नहीं सोचता कि ये सोल्यूशन जो है, ये सब सोल्यूशन जो है मुझे ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ बाद में लेके जाएगा या नहीं जाएगा। अब अगर उसको लोकल सोल्यूशन पिक करते करते वो ग्लोबल सोल्यूशन पे पहुंच गया तो इसको तो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसने जो सब सोल्यूशंस पिक किए हैं वो उसको ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके गया, तो इस केस में ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ग्रिडी के अंदर जो है लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है, लेकिन बाई चांस आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दे भी सकता है। इसलिए कहते हैं कि इट डज नॉट ऑलवेज यील्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बट फॉर मेनी प्रॉब्लम्स दे डू। वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा और किन प्रॉब्लम्स के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन देने में फेल हो जाता है, तो ये इसके ऊपर जो है वो आगे पूरा 3 घंटे का लेक्चर है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन की हद तक जो है वो नेम के हद तक इसको मैंने बता दिया। तो आगे इसके ऊपर जो है वो डिटेल लेक्चर है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूजिंग अ मॉडल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक प्रॉब्लम, हम अपने प्रॉब्लम के ऊपर दोबारा जाते हैं। रीजनेबल ह्यूरिस्टिक फॉर ग्राफ कलरिंग इज ग्रिडी। ग्राफ कलरिंग आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि ग्राफ कलरिंग जो है वो एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। एनपी कंप्लीट मींस कि इसका सोल्यूशन जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में पॉसिबल नहीं, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम फिर ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं कि हम चाहते हैं कि चले ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिले, एक गुड सोल्यूशन मिले, एक रीजनेबल सोल्यूशन मिले, लेकिन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर मिले, तो फिर हम ह्यूरिस्टिक को यूज करते हैं। सो ग्राफ कलरिंग के केस में हम क्या करते हैं कि हम एक वर्टेक्स को, पहले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको एक कलर असाइन करते हैं। अब जितनी भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको हम एक कलर असाइन करते हैं, और जो एडजेसेंट वर्टेक्स है तो उसको हम डिफरेंट कलर असाइन करते हैं। दिस इज हाउ द ग्राफ कलरिंग वर्क्स। फॉर एग्जांपल जो केस नंबर 1 है, आप ये देख ले कि हमने वर्टेक्स 1 से स्टार्ट लिया, अब वर्टेक्स 5 जो है इसका एडजेसेंट है तो इसको डिफरेंट कलर जो है, ये वर्टेक्स 2 ये आपस में एडजेसेंट नहीं है तो इनका कलर सेम होगा। ये इसका एडजेसेंट है तो इसका कलर डिफरेंट होगा 3 का। 4 का जो है वो 4 और 3 का सेम हो सकता है, लेकिन 2 और 5 से डिफरेंट होगा, तो क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने 3 कलर्स को, क्योंकि ये ग्रीन और येलो के एडजेसेंट है तो इसका कलर न ग्रीन हो सकता है और न येलो हो सकता है, तो इसको हमने पिंक कलर असाइन किया। ठीक है जी। दिस इज क्या मेरा क्वेश्चन है कि क्या सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज सही ना रहा है। ऑप्टिमल सोल्यूशन ये होगा, इसने अब वर्टेक्स 1 को फिर से अगेन येलो कलर असाइन किया। अब 3 जो है इसका एडजेसेंट नहीं है तो इसको सेम कलर असाइन किया। 4 को भी सेम कलर असाइन किया और 2 और 5 को इसने जो है वो सेम कलर असाइन किया, क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो अब जो है ग्रिडी ने ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया है। फर्स्ट केस में 3 कलर्स यूज किए थे और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं था, लेकिन इस केस में इसने 2 कलर्स यूज किए और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। दिस इज हाउ ग्रिडी वर्क्स। ग्रिडी को चलाएंगे तो कभी ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा और कभी नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं कि बाई चांस तो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है। मेरे साथ हैं आप लोग? आई होप कि आप सब मेरे साथ हैं। ओके जी, द लास्ट स्लाइड जी, ये इस तरह से था कि मैं ग्राफ कलरिंग में हम ये करते हैं कि हम ग्राफ के वर्टिसेस को कलर करते हैं, लेकिन हम इस तरह से कलर करते हैं कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस हो इसके कलर डिफरेंट हो।
मीन्स 1 और 5 का कलर डिफरेंट होगा। इस तरह 2 और 3 का कलर जो है वो फर्क होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो एक मेथड तो ये है कि मैंने पहले को येलो कलर असाइन किया, ठीक है, फिर 2 इसका एडजेसेंट नहीं है तो इसको मैंने सेम येलो कलर असाइन किया। अब 3 और 4 इस 2 के एडजेसेंट है, तो 3 और 4 का कलर जो है वो येलो नहीं होगा, इसका चलो इसको ग्रीन असाइन किया। ये आपस में एडजेसेंट नहीं है तो इनका ग्रीन हो सकता है, सेम कलर हो सकता है। अब 5 जो है इस येलो की भी एडजेसेंट है और ग्रीन का भी एडजेसेंट है, तो इसका कलर इन दोनों से फर्क हो, इसको पिंक कलर असाइन किया। फिर एक तरीका यह है कि मैंने इसको येलो असाइन किया 1 को, और साथ में 3 और 4 को येलो असाइन किया। अब 2 और 5 जो है वो सेम कलर में हो सकते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने 2 कलर से इसको कलर किया और यहाँ 3 कलर से हम इसको कलर किया। और दैट्स हाउ ग्रिडी वर्क्स। ग्रिडी आप चलाते हैं तो कभी एक तरह का सोल्यूशन देगा और कभी दूसरी तरह का सोल्यूशन देगा, तो उसमें बाई चांस आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं कहता हूं कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ठीक है जी, अगर आप क्लास में अटेंटिव है, आप इंटरेक्टिव सेशन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, तो मेरे पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं क्लास में पूछता हूं। तो अगर इफ यू वर्क स्मार्ट, तो यहाँ पर आपके बाद में जो ग्रेड देखेंगे तो आप हैप्पी आइकन को देख रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप क्लासेस नहीं लेते, क्लास में अटेंटिव नहीं है, इंटरेक्टिव सेशंस में हिस्सा नहीं लेते, फोकस नहीं है आप क्लास के अंदर, कंसंट्रेशन आपकी नहीं है, तो बाद में आप फिर रट्टे लगाते हैं। रट्टा लगाना एक बहुत मुश्किल काम है, आप रट्टे लगा लगा के पागल हो जाते हैं और एंड में फिर देख आपका ग्रेड आएगा तो मुंह लटका हुआ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था, और यहाँ पे मैं जो वीडियो है उसको मैं स्टॉप कर दूं ताकि ये जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो गूगल ड्राइव पे चला जाए।